हेलो 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 मेरे 11th क्लास के शक्तिमानों, केमिस्ट्री के बाजीगरों और मेरे फ्यूचर के आईआईटियंस और डॉक्टरों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे धांसू चैनल द सतीन सर केमिस्ट्री पर। अरे मेरे यार, 11th में आकर केमिस्ट्री से डर लग रहा है क्या? दिमाग का दही हो चुका है। बिल्कुल डरने का नहीं, क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पार्ट 1, एटॉमिक मॉडल। आज का टारगेट एकदम साफ है दोस्तों, हमें बनना है केमिस्ट्री में जीरो से हीरो। एकदम इजी लैंग्वेज में पूरा एनसीईआरटी बोल के पिएंगे, ताकि दिमाग में कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। लेकिन पहले जो लाल वाला बटन दिख रहा है ना, उसको थोड़ा अपना प्यार बरसाओ, दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और तुरंत सब्सक्राइब दबा दो। और साथ में घंटी बजाना मत भूलना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन झटका मिस ना हो। लीजिए बाबू मोशाय, खुल चुका है हमारा सीक्रेट पिटारा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक मॉडल्स, मास्टर स्टडी नोट्स। आज जो नोट्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये आपके एग्ज़ाम का तैयार बैर फॉर्मूला है। इसको ध्यान से समझ लो, एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि जब ब्रांड हो साथ, तो डरने की क्या है बात। तो सत्येंद्र सर केमिस्ट्री पर हर कॉन्सेप्ट का सॉल्व मिलेगा इलाज। मज़ा आने वाला है, पर पहले दबा के सब्सक्राइब ठोको, कंजूसी बिल्कुल नहीं चलेगी। आओ अब कहानी को बिल्कुल शुरुआत से पकड़ते हैं। इंट्रोडक्शन देखो, ये जो एटम शब्द है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी एक ऐसा अल्टीमेट आखिरी प्रैक्टिस जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। ये हमारी पूरी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है दोस्तों। फिर एंट्री होती है हमारे जॉन डाल्टन चाचा की। जॉन डाल्टन ने बोला कि दुनिया का जितना भी मैटर है, सब सबसे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसे हम एटम कहते हैं। स्क्रीन पर उनका एटम देखो, एकदम सॉलिड लोहे के गोले जैसा गोला, जिसमें अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्फेरिकल बॉल। डाल्टन चाचा ने गोला तो दे दिया, पर आगे क्या हुआ, चलो बताता हूँ आपका अपना सत्येंद्र सर। आगे का टिप्स जानना है तो जल्दी से क्लिक करो सब्सक्राइब। अब ध्यान से सुनो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के साइलेंट फीचर्स क्या हैं। और हाँ, ये पूरी थ्योरी दो बड़े लॉज पर टिकी है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन और लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन। चलो इसके 5 बड़े पॉइंट्स को दिमाग में सेट करते हैं। नंबर 1, हर एक एलिमेंट एकदम छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, जिसे हम एटम्स कहते हैं। नंबर 2, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, पर दूसरे एलिमेंट के एटम्स से एकदम अलग होंगे, यानी लोहे का एटम लोहे जैसा होगा, सोने का सोने जैसा। नंबर 3, एटम सबसे अल्टीमेट पार्टिकल है, इसका अपना एक खास मास होता है, पर इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ये एकदम स्ट्रक्चरलेस होता है। नंबर 4, एटम्स इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, यानी ना तो इनको बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, अमर हैं ये। नंबर 5, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये थी डाल्टन की कहानी, पर इसमें बहुत सारे झोल थे जो आगे खुलेंगे। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। डाल्टन ने बोला स्ट्रक्चरलेस है, पर अंदर से क्या निकला? तो पहले सब्सक्राइब दबाओ, तभी पर्दा उठेगा। आ गया है गोल्डन की पॉइंट पार्ट 1, द इलेक्ट्रॉन। ये पॉइंट्स आपको डायरेक्ट एग्जाम में टॉपर बनाएंगे। पहली धांसू बात, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिस्कवर हुए थे, उन्हें जे थॉमसन ने पहले नेगाट्रॉन्स बोला था। फिर एक नए साइंटिस्ट आए, स्टोनी भैया, उन्होंने इसका नाम बदलकर रख दिया इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिकल्स रेव्स बना रहे थे, उनका स्पेसिफिक चार्ज यानी E/m रेशियो एकदम सेम था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अंदर कौन सी गैस भरी है या कौन सा इलेक्ट्रोड लगाया गया है। इससे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन हर एक एटम के अंदर मिलने वाला अहम मेंबर है, उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन बेचारा बहुत हल्का होता है, इसका मास प्रोटॉन के मास का सिर्फ 1/1837 टाइम्स होता है, यानी प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन एकदम चींटी बराबर है। अभी तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन आया है, चलो अब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाते हैं। ज्ञान पसंद आ रहा है ना, तो बिना देरी के सब्सक्राइब ठोको। भाई साहब, अब जो फॉर्मूला स्क्रीन पर है उसे ध्यान से देखो। गोल्डन की पॉइंट पार्ट 2, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एनोड रेज। अगर इलेक्ट्रॉन भाग रहा हो तो उसका मास बदल जाता है। फॉर्मूला क्या है?
mass of moving electron is equal to rest mass of electron divided by under root of 1 minus v upon c स्क्वायर। यहाँ v है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और c है लाइट की स्पीड। अब यहाँ पे लगाओ धांसू दिमाग, अगर इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से भागने लगे यानी v इक्वल टू c, तो नीचे 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मास इन्फिनिटी अनंत हो जाएगा। और अगर गलती से v इज ग्रेटर देन c हो गया, लाइट से भी तेज, तो मास इमेजिनरी हो जाएगा, इसलिए लाइट से तेज भागना एकदम इम्पॉसिबल है। और एक और फर्क सुनो, एनोड रे एक्सपेरिमेंट में जो पॉजिटिव पार्टिकल रेज बनाते हैं उनका E/m रेशियो गैस बदलने पर बदल जाता है। मतलब अलग अलग गैसेस के लिए पॉजिटिव पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। कैथोड रे जैसा शरीफ नहीं है ये। चलो अब चलते हैं असली मॉडल्स की रैंप वॉक देखने। रैंप वॉक देखनी है ना, तो पहले क्लिक करो सब्सक्राइब। लुक एट द स्क्रीन। मेरे शक्तिमानों, ये है हमारे एटॉमिक मॉडल्स का पूरा परिवार, पूरी एवोल्यूशन हिस्ट्री। सबसे पहले आए हमारे थॉमसन मॉडल भैया 1904 में तरबूज लाकर। फिर उनको गलत करके आए रदरफोर्ड मॉडल चाचा। फिर उनके बाद उनके कान काटने आए बोर मॉडल सर। और आज के ज़माने में जो सबसे हिट चल रहा है वो है वेव मैकेनिकल मॉडल क्वांटम नंबर्स। आज हम इनको एक एक करके कच्चा चबाने वाले हैं। सबसे पहले पकड़ते हैं थॉमसन को। चलो तरबूज काटने का समय आ गया है दोस्तों। तरबूज मिलेगा सबको, पर पहले दबा दो सब्सक्राइब। आओ खाते हैं तरबूज। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम 1904। थॉमसन पहले ऐसे महाशय थे जिन्होंने एटम का डिटेल्ड मॉडल दिया। उन्होंने क्या बोला कि एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, जैसे तरबूज का लाल वाला हिस्सा, और उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे धसे हुए हैं जैसे तरबूज के काले बीज। इसी वजह से इस मॉडल को 3 नाम पड़ गए, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल, या हम सबका फेवरेट वाटरमेलन मॉडल। लेकिन ड्रॉबैक्स, कमियां क्या थी? पहली गलती, उन्होंने मान लिया कि एटम का पूरा मास पूरे गोले में बराबर फैला हुआ है, इवनली स्प्रेड है, जो कि एकदम बकवास बात थी। दूसरी गलती, ये एकदम स्टैटिक मॉडल था। इसमें बेचारे इलेक्ट्रॉन को एक जगह बिठा दिया था, उसके चलने फिरने घूमने फिरने यानी मूवमेंट को कोई जिक्र ही नहीं था। अब भला इलेक्ट्रॉन एक जगह शांत कैसे बैठेगा? थॉमसन फेल हो गए। अब एंट्री होती है हमारे हीरो रदरफोर्ड की, जो गोल्ड फॉइल पर गोलियां चलाएगा। हीरो की एंट्री पर एक सब्सक्राइब तो बनता है ना बॉस। अब ध्यान से स्क्रीन पर देखो दोस्तों, ये है रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का धांसू सेटअप। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बॉक्स लिया जिसमें से रेडियम से अल्फा रेस निकल रही थी। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं याद रखना, 2He4 यानी हीलियम पर +2 चार्ज, यानी डबली आयोनाइज्ड हीलियम पार्टिकल। इन अल्फा रेस को उन्होंने एक स्लिट सिस्टम यानी लेड प्लेट से गुजारा ताकि एक सीधी बीम बने, और उसे टकराया एक एकदम पतली थिन गोल्ड फॉयल सिर्फ 100 नैनोमीटर मोटी पर, और चारों तरफ लगा दिया एक सर्कुलर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसे हम जिंक सल्फाइड ZnS स्क्रीन कहते हैं, ताकि जहां भी अल्फा पार्टिकल्स टकराए वहां चमक यानी कि फ्लैश पैदा हो। उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिल्कुल सामने जाकर टकराए, लेकिन रदरफोर्ड ने इससे क्या देखा और क्या समझा, चलो अगले साइड में देखते हैं। धमाका देखना है तो पहले हिट करो सब्सक्राइब। चलो अब आते हैं उनकी ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स पर। एक तरफ जो उन्होंने देखा ऑब्जर्वेशन, दूसरी तरफ जो उन्होंने समझा कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना अपना रास्ता बदले गोल्ड फॉइल को चीरते हुए सीधे निकल गए, यानी पास्ड अनडिफ्लेक्टेड। तो कंक्लूजन क्या निकला? इसका मतलब है कि एटम के अंदर का बहुत बड़ा हिस्सा एकदम खाली, वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस है। ठीक है। ऑब्जर्वेशन 2, कुछ थोड़े से अल्फा पार्टिकल्स छोटे छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। कंक्लूजन, जो कि अल्फा पार्टिकल्स पर खुद पॉजिटिव चार्ज होता है और वो मुड़ रहा है, इसका मतलब एटम के अंदर कोई धांसू पॉजिटिव चार्ज बैठा है जो उसे दूर दूर फेंक देता है। ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से।
इससे पता चला कि एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक बहुत ही छोटी जगह में इकट्ठा यानी कॉन्सेंट्रेटेड है, और इस पॉजिटिवली चार्ज भारी मास को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस यानी केंद्र यानी नाभिक, जो एटम के बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी चीज हुई जिसने रदरफोर्ड के होश उड़ा दिए। क्या थी वो चीज? होश उड़ने से पहले चैनल का बटन दबा दो, सब्सक्राइब वाला। ठीक है, अरे बाप रे, ये देखो ऑब्जर्वेशन नंबर 3, बहुत ही कम, यानी लगभग 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो गया और जिससे टकराया वहां से सीधा 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गया, जैसे उन्होंने गोली चलाई और गोली पर्दे से टकराकर वापस उन्हीं को लग गई। कंक्लूजन, इससे ये साफ पता चला कि न्यूक्लियस एकदम रिजिड, सॉलिड और कठोर है। जब अल्फा पार्टिकल्स उस भारी पॉजिटिवली चार्ज मास से डायरेक्ट टकराया यानी डायरेक्ट कोलिजन हुआ, तो वो बेचारा रिकॉइल होकर वापस लौट आया। इससे कंफर्म हो गया कि न्यूक्लियस बहुत सॉलिड चीज है। तो चलो अब रदरफोर्ड भैया ने इसके बाद अपना कौन सा नया मॉडल पेश किया, देखते हैं। दोस्तों फटाक से करो सब्सक्राइब और आगे बढ़ो। लीजिए, पेश है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, जिसे हम न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं। इसके मेन पॉइंट्स देखो। पॉइंट नंबर 1, एटम के पास एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जहां सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं। और सुनो दोस्तों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। एटम का लगभग पूरा मास इन्हीं न्यूक्लियॉन्स की वजह से होता है। अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होता है। पॉइंट 3, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो खाली जगह होती है उसे हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं। इसी खाली जगह में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होंगे, ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर होंगे। एक और मजे की बात, न्यूक्लियस जिम्मेदार है एटम के मास के लिए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिम्मेदार है एटम के वॉल्यूम यानी साइज के लिए। अब थोड़ा मैथ्स लगाते हैं दोस्तों, देखते हैं न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। मैथ्स का मजा लेना है तो पहले सब्सक्राइब दबाओ। अब आता है सॉलिड न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ध्यान से नोट करो। न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के टोटल वॉल्यूम के सामने एकदम ऊंट के मुंह में जीरा है। एटम का डायमीटर होता है लगभग 10⁻⁸ मीटर, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। न्यूक्लियस का डायमीटर होता है सिर्फ 10⁻12 से 10⁻13 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों का रेशियो निकालें, यानी डायमीटर ऑफ ए एटम अपॉन डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो इक्वल टू 10⁻⁸ अपॉन 10⁻13 is equal to 10 to the power 5. तो diameter of atom is equal to 10 to the power 5 times of diameter of the nucleus। मतलब एटम का साइज न्यूक्लियस से 10 to the power 5 यानी 1,00,000 गुना बड़ा है। सोचो, अगर न्यूक्लियस एक क्रिकेट की बॉल है तो पूरा एटम 5 किलोमीटर बड़ा स्टेडियम होगा। और ये सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट करो न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूक्लियस का रेडियस r उसके मास नंबर a के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी r रेडियस इज इक्वल टू r नॉट a टू द पावर 1/3, वेयर r नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूला को दिमाग में लॉक कर लो, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा। चलो अब वॉल्यूम का भी रेशियो देख लेते हैं फटाक से, है ना? तो फॉर्मूला अच्छा लगा तो दबा दो जल्दी से सब्सक्राइब। अगर हम वॉल्यूम का रेशियो निकालें तो रेडियस का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -8 का होल क्यूब अपॉन 10 टू द पावर -13 का होल क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15, यानी एटम का वॉल्यूम न्यूक्लियस से 10 टू द पावर 15 गुना बड़ा होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ क्लोज्ड ऑर्बिट्स में बहुत हाई स्पीड से घूमते हैं, और घूमते वक्त जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन परफेक्टली बैलेंस कर लेता है। ये मॉडल बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा दिखता है दोस्तों, जहाँ न्यूक्लियस हमारे सूरज चाचा मतलब सन है, और घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स हमारी पृथ्वी और बाकी के प्लैनेट्स हैं। इसलिए इसे प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं। सोलर सिस्टम तो बन गया,
पर फिजिक्स के बाप मैक्सवेल ने रदरफोर्ड की लंका कैसे ढाई, चलो देखते हैं। लंका दहन देखने से पहले सब्सक्राइब बटन को दहन करो। अब आते हैं सबसे दर्दनाक पार्ट पर, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड सब कुछ बढ़िया बता रहे थे, पर दो जगह उनका पोपट हो गया। पहला ड्रॉबैक, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। एटम की स्टेबिलिटी वो नहीं समझा पाए। एक बड़े साइंटिस्ट थे मैक्सवेल भैया, उन्होंने बोला कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या घूमेगा तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब अगर इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी खोएगा तो हर चक्कर में उसकी एनर्जी कम होगी और वो पास आता जाएगा। एक स्पाइरल रास्ता, एक स्पाइरल पाथ बनाते हुए आखिरकार वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर ऐसा हुआ तो एटम खत्म, दुनिया खत्म, पर ऐसा होता तो नहीं है। रदरफोर्ड इसका जवाब नहीं दे पाए। दूसरा ड्रॉबैक, स्पेक्ट्रम इशू आया। अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी खोता तो एटम का स्पेक्ट्रम एकदम कॉन्टिन्यूस आना चाहिए था, पर जब एक्चुअल में देखा गया तो स्पेक्ट्रम में वेल डिफाइंड लाइंस दिख रही थी, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम। इसका मतलब साफ था कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज नहीं करता। रदरफोर्ड यहाँ पर भी क्लीन बोल्ड हो गए। रदरफोर्ड फेल हुए तो क्या हुआ, उन्होंने रास्ता खोला बोर के लिए, और उनकी कहानी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगले पार्ट का नोटिफिकेशन चाहिए तो अभी के अभी दबा दो सब्सक्राइब। तो मेरे प्यारे चैंपियन, आज हमने थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल्स का एकदम पोस्टमार्टम करके सीख लिया है। सारे की पॉइंट्स और रेडियस वाले फॉर्मूलेस को दिमाग में छाप लो। अगर आज की वीडियो में सच में मज़ा आया हो, कॉन्सेप्ट्स मक्खन की तरह साफ हुए हों, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दो और नीचे प्यारा सा कमेंट करके बताओ कि मज़ा आया कि नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले धमाकेदार लेक्चर पार्ट 2 में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। आपका अपना सत्येंद्र सर। जय हिंद, बाय बाय।